Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. Today we are going to do the poem A Thing of Beauty, written by John Keats from the book Flamingo. Okay, so before we start the competency based questions, let's have a quick look at the poem. The poem A Thing of Beauty has been written by John Keats, right? इस poem का जो background है that is based on a Greek mythology of Endymion. He was a shepherd who lived on Mount Latmus and he dearly loved the moon goddess Cynthia. अब ये जो पोएम है एंडीमियन ये एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है जो 4 बुक्स कवर कर रही है एंड इट इज़ अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द गॉडेस एंड हर लवर। इस पोएम में एलिगरी का यूज़ किया गया है। द स्टोरी इज़ अबाउट एंडीमियंस परस्यूट ऑफ सिंथिया व्हिच इज़ एन एलिगरी फॉर मैन्स क्वेस्ट ऑफ आइडियल ब्यूटी। और इस पोएम का थीम जो है दैट इज़ वेरी सिंपल, that nature is an endless treasure trove of beauty and it gives us perpetual source of joy. It's a perpetual source of joy. इस पोएम का जो मैसेज है वो यही है कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी होता है इट इज़ अ जॉय फॉर एवर। उसकी जो ब्यूटी है हर सोच के साथ वो ब्यूटीफुल थिंग की जो ब्यूटी है वो इंक्रीज करेगी। वो कभी भी नथिंगनेस में पास नहीं होगी, वो कभी भी वैक्यूम में नहीं जाएगी। और हमारी जो धरती है, हमारा जो अर्थ है, इट इज़ फुल ऑफ इन्यूमरेबल ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स मेड बाय नेचर। रिप्लीट का मतलब होता है कंप्लीटली फिल्ड टू द ब्रिम। अगर इस पोएम का जॉनर देखें तो इट बिलोंग्स टू द रोमांटिक जॉनर। इसकी जो राइम स्कीम है दैट इज़ AABB एंड जो सेटिंग है वो कंट्री साइड की सेटिंग है वेयर ट्रीज आर देयर, रिवर्स, शेफर्ड्स एंड शीप इस पोएम में मेंशन्ड है। और पोएट बात करता है कि वंडर का कैपेबिलिटी ऑफ इट कैन ईजिली कैप्टिवेट अस और हमारे आसपास के जो दुख दर्द हैं उनको वो ख़त्म कर सकता है। बेसिकली फर्स्ट स्टैंजा में जो पोएट है इट इज़ टॉकिंग अबाउट व्हाट द ब्यूटीफुल थिंग डज फॉर अस, कैसे वो हमें एक बाबर क्वाइट देता है, हमें हेल्थ देता है, हमें एक नींद देता है जो पूरे अच्छे सपनों से भरपूर होती है, हमें क्वाइट ब्रीदिंग देता है। फिर सेकंड स्टैंजा में वो हमें बताते हैं पोएट कि कैसे पूरे वर्ल्ड में बुरी बातें हैं, लोगों में मीननेस है, लोगों में नोबल वर्च्यूज़ नहीं है, हर कोई उदास है, ग्लूमी है, जो हमारे आसपास का माहौल है वो बड़ा तंग दिल है। बट इन सब के बावजूद मतलब अगर सिर्फ ये उदासी भरा माहौल हो इंसान के पास तो वो निराश हो जाता है। बट ये चीज़ों के बावजूद हम निराश नहीं होते हैं, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द थिंग्स ऑफ ब्यूटी विच आर फाउंड इन नेचर। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ्स में वो ब्यूटीफुल थिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं जिसमें ट्रीज़ यंगन आ जाते हैं। फिर वो बताते हैं कि ये ट्रीज़ ब्यूटीफुल क्यों हैं, बिकॉज दे प्रोवाइड शेड टू द सिंपल शीप। Simple Sheep is a reference to John Keats' belief in Jesus Christ. He's a deeply religious poet also. फिर वो बताते हैं कि मतलब और किन चीज़ों में ब्यूटी मिलती है, सन हो गया, मून हो गए, स्टार्स हो गए, फिर वो डैफोडिल्स हो गए। फिर आपको जो अचानक से फॉरेस्ट में चलते-चलते आपको पूरा एक फ़ील्ड मिल जाता है मस्क रोज़ ब्लूम्स का, जो एक छोटा-सा पौधे अपने लिए एक शांत-सा, एक ठंडा-सा केव बना लेते हैं, जो गर्मियों के सीज़न में बड़ा हमें सॉलेस देता है। अब इन नेचुरल ब्यूटीफुल थिंग्स के अलावा द पोएट आल्सो फाइंड्स द ब्यूटी इन द डेथ ऑफ मैजेस्टिक पीपल। वो बोलते हैं उनकी जो कहानियाँ हैं, उनके जो टेल्स ऑफ हीरोइज़्म हैं, दे टू आर ब्यूटीफुल थिंग्स। लास्ट में वो बताता है कि ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं दे आर इमॉर्टल। ये हमें कहाँ से मिल रही हैं? फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ हेवन, द एज ऑफ हेवन, एंड दे विल नेवर एवर डाई। उनकी जो क्वालिटी है दैट इज़ अनडाइंग क्वालिटी। अभी फ़िलहाल के लिए वो चीज़ हमारी आँखों से ओझल हो सकती है, बट हम उसकी ब्यूटी से कभी अलग नहीं हो सकते। Okay, so let us start with the questions. First question, if you were given an opportunity to share your perception of beauty, what would you say? Explain. तो हमारे लिए ब्यूटी क्या है? हमें वो पर्सनल अपना परसेप्शन बनाना है।
So according to me, beauty is a radiant harmony that touches my soul. Radiant harmony मतलब radiant मतलब very bright and harmony मतलब a unity of all things. और ये जो harmony है ये मेरे दिल को छूती है और ये चीज़ we can only find it in nature. We can find it in the laughter of people we love. We can find it in acts of kindness. Beauty मुझे कैसे हेल्प करती है? It uplifts my spirit, it brings me joy, and it gives me a sense of peace which transcends words. Transcends words मतलब words को use करके हम इस सेंस ऑफ पीस, इस सेंस ऑफ जॉय को डिस्क्राइब नहीं कर सकते. इट इज़ फार बियॉन्ड द कैपेबिलिटी ऑफ वर्ड्स. Next question. Beauty is best left undefined. Support your position on this statement with your rationale coupled with ideas in the poem. ब्यूटी इज़ बेस्ट लेफ्ट अनडिफाइंड मतलब ब्यूटी को कभी डिफाइन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. ब्यूटी की अपनी ही मेरिट है. इट्स अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस. हर बंदे का एक्सपीरियंस जो होगा वो यूनिक होगा. कोई भी किसी के लिए भी ब्यूटी का सेम डेफिनेशन नहीं हो सकता है. हर किसी के लिए ब्यूटी का एक अलग मीनिंग है, एक अलग डिस्क्रिप्शन है. मैंने अपने क्लास के बच्चों को कहानी बताई थी कि हर बच्चे को अपनी मदर में द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड नज़र आती है. कोई भी बच्चा अपनी मदर को अगली नहीं कहेगा. मदर may be very simple, very plain, but the love in her eyes, the love for the child transcends all, जो हमारे नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी है, वो प्यार उसको ट्रांसेंड करता है. तो हर एक के लिए जो ब्यूटी का मीनिंग है वो सब्जेक्टिव है, यूनिक है. अब पोएम में कीट्स क्या कर रहा है? ही इज़ एम्फसाइजिंग द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ ब्यूटी. वो हमें बता रहा है कि इतनी बुराइयां हैं हमारे आसपास, इतनी उदासी है, इतना ग्लूमीनेस है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ ब्यूटी कैन पुट आवर हार्ट्स, आवर सोल्स टू रेस्ट. हमें शांति मिलती है, पीस मिलता है, हमारी हेल्थ अच्छी हो जाती है. अगर हम ब्यूटी को कन्फाइन करेंगे एक रिजिड डेफिनेशन, तो हम उसकी पोटेंशियल को लिमिट करने की कोशिश करेंगे. हम उसकी वास्टनेस, उसके इम्पैक्ट को बहुत ज़्यादा लिमिट कर देंगे और ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा. Next competency question is, artists, singers and musicians have a different perception of beauty as compared to people who are in other professions. Comment. अब हमें पता है आर्टिस्ट, सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस जो होते हैं दे हैव अ वेरी हाइटेंड सेंस ऑफ ब्यूटी. वो ब्यूटी से बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं. ब्यूटी इज़ अ पार्ट ऑफ देयर प्रोफेशन. वो जितना नेचर से सेंसिटिव होंगे, ब्यूटी को सेंसिटिव होंगे, तो उनका जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है वो उतना ब्यूटीफुल बनता जाएगा. वो बड़ी आसानी से इस ब्यूटी को कैप्चर करके अपने क्रिएटिविटी के थ्रू उसको रिले कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं. उनका जो प्रोफेशन है वो रिक्वायर करता है अ डीप अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ब्यूटी. ब्यूटी को अंडरस्टैंड भी करना है और एप्रिशिएट भी करना है. दैट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोफेशन. और इसीलिए उनका जो परसेप्शन ऑफ ब्यूटी होता है वो मोर प्रोफाउंड होता है, फाइनर न्यूएंसेस के साथ होता है व्हेन एज कंपेयर टू अदर प्रोफेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैशनलाइज व्हाई कीट्स यूजेस द मेटाफर एंड endless fountain of immortal drink in his poem A Thing of Beauty. In order to understand this question, we must first understand the meaning of metaphor. Metaphor is an implied comparison. जो सिमिली होता है वो डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, जिसमें हम कहते हैं ये उस चीज़ जैसा है. शी इज़ एज ब्यूटिफुल एज अ रोज. बट मेटाफर में इम्प्लाइड कंपैरिजन में डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होगा. हम ये नहीं बोलेंगे शी इज़ एज ब्यूटिफुल एज अ रोज. हम सिंपली बोलेंगे शी इज़ द रोज इन माई गार्डन, विच इम्प्लाइज द सेम थिंग कि शी जो रोज मतलब शी इज़ जस्ट लाइक द रोज, शी इज़ जस्ट एज ब्यूटिफुल एज द रोज. बट हमने यहाँ पे एज सो एंड लाइक को यूज़ नहीं किया. अब क्वेश्चन ये है कि क्यों ये लाइन को मेटाफर कहा गया है, क्यों इस लाइन को कीट्स ने मेटाफर की तरह यूज़ किया गया है. तो इट इज़ टू ड्रॉ एन इम्प्लाइड कंपैरिजन
कि जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी होते हैं दे आर जस्ट लाइक द इमॉर्टल ड्रिंक ऑफ द गॉड्स। ये जो ड्रिंक है ये कंटिन्यूसली फ्लो करता है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है। सो दैट इज़ द फर्स्ट कंपैरिजन दैट इज़ बीइंग एक्सप्लेन टू अस थ्रू दिस मेटाफर। सेकेंड थिंग वो बोल रहे हैं कि जो एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टैलिटी है वो लाइफ के लिए एलिक्सीर है। एलिक्सीर मतलब अमृत। उसी तरह से जो ब्यूटीफुल थिंग्स होते हैं ये कांस्टेंट या पेरिनियल, पेरिनियल मीन्स नेवर एंडिंग जॉय प्रोवाइड करते हैं, एवरलास्टिंग ब्लिस प्रोवाइड करते हैं, एवरलास्टिंग मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं, ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। Therefore, it is completely rationalized that the statement that the line an endless fountain of immortal drink is a metaphor. The next question, state whether the given statement is true or false. By referring to the dead as mighty, the poet emphasizes their importance and the power they exerted on the people. जब पोएट ने जो डेड लोग हैं उनको माइटी बोला है तो वो एम्फसाइज करना चाह रहे हैं कि वो कितने इम्पॉर्टेंट थे अपनी लाइफ में, वो लोगों पे कितना पावर वेल्ड करते थे। इज़ दिस स्टेटमेंट ट्रू और इज़ दिस स्टेटमेंट फॉल्स? एंड द राइट आंसर इज इट इज़ कम्प्लीटली फॉल्स। ये लोग माइटी हैं नॉट बिकॉज ऑफ द पावर दैट दे एक्सर्टेड ऑन द पीपल, बट दे आर माइटी बिकॉज दे हैव अचीव्ड ग्रेटनेस इन देयर लाइफ टाइम। अचीव ग्रेटनेस मतलब उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में ऐसी बातें की हैं, ऐसा काम किया है जिससे वो अपनी एक नाम शोहरत बना कर गए हैं। उन्होंने सोसाइटी में बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं, बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन किए हैं। उन्होंने अपने फील्ड्स में बहुत ग्रेट थिंग्स को अचीव किया है। इट इज़ नॉट अबाउट द पावर दैट दे एक्सर्टेड ऑन द पीपल, वेल्डेड ऑन द पीपल। जब पोएट उनको माइटी कहता है तो वो उनकी इम्पोर्टेंस को एम्फसाइज कर रहा है, उनके पॉजिटिव इम्पैक्ट, उनके पॉजिटिव इन्फ्लुएंस को जो उनका वर्ल्ड के ऊपर था उस इन्फ्लुएंस को एम्फसाइज करने के लिए उनको माइटी कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कंप्लीट द सेंटेंस appropriately. The endless fountain of immortal drink is an apt and analogy for the tales of the mighty dead because हम एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक को एक माइटी डेड के टेल्स के साथ एक एनालॉजी में बना रहे हैं, तो ये क्यों एप्ट है, क्यों अप्रोप्रिएट है? तो इसका आंसर है जैसे एक फाउंटेन होता है वो कॉन्स्टेंटली पानी उसमें से पानी बहता है, तो उसी तरह से जो माइटी डेड की जो कहानियाँ हैं, टेल्स हैं, वो हमारे को एंडलेस इंस्पिरेशन प्रोवाइड करते हैं, एंडलेस विजडम प्रोवाइड करते हैं हमारे को, मतलब वी द लिविंग। जो टर्म है इमॉर्टल ड्रिंक ये सजेस्ट करता है कि ये जो कहानियाँ हैं ये नेवर एंडिंग है। इनके पास इतनी पावर है कि वो हमारे सोल को नरिश कर सके, हमारी सोल को सस्टेन कर सके, उसी तरह से जिस तरह से वाटर हमारी बॉडी को नरिश और सस्टेन करता है। एंड देयरफॉर द एनालॉजी इज एप्ट। Okay, next question. The use of the word drink in the extract suggests that the immortality that is being poured onto us is on the verge of overflowing. This creates a powerful image of dash. The right answer is abundance. जब चीज़ कोई ओवरफ्लो हो रही है उसका मतलब उसमें कमी नहीं है, वो abundant है, वो बहुत ज़्यादा है, राइट? ये जो इमेज है ये बड़ी पावरफुल है। ये हमारे को बताती है कि जो डूम्स है उसमें भी ब्यूटी है, ग्रैंडियर है। इट इज़ सो ग्रेट दैट इट इज़ ओवरफ्लोइंग फॉर हेवन। ये जो अबंडेंस है ये इस आइडिया को रीइंफोर्स करता है कि ब्यूटी एंड ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स जो है वो एंडलेस है, उसमें इनफाइनाइट सप्लाई है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। Next question is, how does Keats' poem A Thing of Beauty appeal richly to the senses, stimulating the reader's inner sight as well as the sense of touch and smell? Write your answer in about 120 to 150 words. अब यहाँ पे appeal richly to the senses की जगह पे sensory details word भी यूज़ किया जा सकता है, but the answer will remain the same. तो आप इसको कैसे लिखोगे? आप उसको सिंपली बताओगे कि जो कीट्स की डिस्क्रिप्शन है ये हमारे को डीपर परसेप्शन ऑफ द इमेजिनरी वर्ल्ड देती है, जिसके कारण हम इसको एक लाइफ लाइक अपीयरेंस में,
कन्वर्ट कर पाते हैं। ये रीडर की इनर साइड को स्टिमुलेट करती है, एक्टिवेट करती है। एंड नॉट ओनली द इनर साइड बट ऑल्सो आवर सेंस ऑफ टच एंड स्मेल। हम वो फूलों को स्मेल कर सकते हैं, हम वो कूल शेड को फील कर सकते हैं, हम ट्रेस ऑफ द ट्रीज को महसूस कर सकते हैं। तो ये हमारे सेंसेस को स्टिमुलेट करता है। अब जस्टिफिकेशन क्या है? कीट ने एक पावरफुल वर्ल्ड एस्टैब्लिश किया है अपनी इमेजरी के साथ और वर्ड प्ले के साथ। when he is talking about the cooling comfort of the bower, when he is talking about the dancing daffodils in its green environs, the babbling stream, the mid forest break with the musk rose blooms, ये सारी चीज़ें हमारी इमेजिनेशन को, हमारे सेंस ऑफ हियरिंग, टच एंड स्मेल को एक्टिवेट करते हैं। Even the stories of the mighty and the doom that befalls these mighty people, ये हमारे इंटेलेक्ट को अपील करती है, हमारे इमोशंस को अफेक्ट करती है। द इमेज ऑफ द एंडलेस फाउंटेन, ये एक एल्यूजन हो सकता है टू द फाउंटेन ऑफ यूथ, बट इसका भी एक इफ़ेक्ट रीडर पे होता है, बड़ा सब्लिमेट, बड़ा सटल इफ़ेक्ट होता है रीडर पे। तो इसीलिए कीट्स के जो पोइटिक डिस्क्रिप्शंस हैं, ये हमारी सेंसेस को अपील करते हैं और हमारे को इतना डिलाइट करते हैं। The next question is, we have often heard the phrase beauty is skin deep. In spite of that, we often see people idealizing actors and celebrities who are good looking and attractive. You have a conversation regarding this with your friend who believes that physical beauty defines a person. राइट डाउन दैट कॉन्वर्सेशन। अब आपने क्या बोलना है? लोगों के परसेप्शन है कि जो ब्यूटी है वो स्किन डीप है, हमें इंसान की आत्मा को देखनी चाहिए। बट इस बिलीफ के साथ साथ हम ऑफन देखते हैं कि जो लोग हैं वो एक्टर्स को, सेलिब्रिटीज़ को आइडियलाइज करते हैं, स्पेशली इफ दे आर गुड लुकिंग एंड अट्रैक्टिव। अब इस पॉइंट को दिमाग में रखते हुए आपने एक ऐसे दोस्त के साथ कॉन्वर्जेशन करना है जिसके लिए फिज़िकल ब्यूटी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिज़िकल ब्यूटी जो है उसके लिए वो पर्सन की हर अच्छाई को प्रूफ करता है। तो उसके साथ आप किस तरह का कन्वर्जेशन करोगे, दैट इज़ द क्वेश्चन। सो इन दिस कॉन्वर्जेशन यू हैव टू रिमेंबर कि आपके फ्रेंड बिलीव करता है कि फ़िज़िकल ब्यूटी उस पर्सन को डिफ़ाइन करता है, चाहे उसने पढ़ा हो दैट ब्यूटी इज स्किन डीप, बट स्टिल ही बिलीव्स इट, ही होल्ड्स इट ट्रू कि जो लोग हैं वो सेलिब्रिटीज़ या गुड लुकिंग एक्टर्स को आइडियलाइज करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। नाउ यू एज अ पर्सन आर सपोज टू प्रेजेंट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आपने उनको बताना है कि फ़िज़िकल ब्यूटी जो है वो इनिशियली तो किसी का अटेंशन कैच कर सकती है, बट उससे हम उस बंदे का, उस पर्सन का रियल कैरेक्टर नहीं डिफ़ाइन कर सकते, क्योंकि जो ट्रू ब्यूटी होती है इट गोज़ बियॉन्ड एक्सटर्नल अपीयरेंस। इंसान का जो सोल होता है, उसकी जो एक्शंस होते हैं, कर्मा होता है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ what makes a person beautiful. Just as I gave the example of a mother in a previous question, mother may not be beautiful, she may be very simple looking, but the love with which she performs her duties, the way that she looks after the child, the family, is what makes her the most beautiful woman in the world. तो उसके बाद आपका फ्रेंड ऑब्वियसली आपसे इस बात के लिए कंट्रास्ट करेगा। वो बोलेगा कि जो ब्यूटीफुल पीपल होते हैं उनको लाइफ में एडवांटेजेस तो बड़ी आसानी से मिलते हैं, उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं टू सक्सीड इन द करियर्स, टू बी एडमायर्ड बाय पीपल। तो आपने अगेन उसको काउंटर एक्ट करना है ये बताकर कि सरफेस पे तो हमें लगता है कि वो बड़े सक्सेसफुल हैं, एडमायर्ड हैं, बट व्हाट हैपन्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा जो फिज़िकल ब्यूटी है वो फेड होती जाएगी, बट जो इनर क्वालिटीज़ हैं जैसे काइंडनेस हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, एम्पैथी हो गया, लव फॉर ह्यूमैनिटी हो गया, ये जो क्वालिटीज़ हैं ये लास्टिंग कनेक्शंस बनाते हैं जो फिज़िकल ब्यूटी पे डिपेंडेंट नहीं है। ये क्वालिटीज़ के कारण इंसान एडमायरेबल बनता है थ्रू आउट वंस लाइफ। देन द फ्रेंड विल एक्नॉलेज कि हाँ चलो ठीक है, मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था,
बट देन ही विल क्वेश्चन, तो फिर ऐसा क्यों है कि वाई डू पीपल आइडलाइज सेलिब्रिटीज एंड ब्यूटिफुल पीपल? तो आपने उस समझाना होगा कि इसके बड़े रीजंस होते हैं। फिजिकल अट्रैक्टिवनेस एक पार्ट प्ले करती है, बट हमारे लिए ज़रूरी है टू सेपरेट द पर्सन दे आर प्रोजेक्टिंग थ्रू द मीडिया एंड द एक्चुअल पर्सन दैट दे रियली आर। हम उनके टैलेंट को एडमायर कर रहे हैं, हम उनके अचीवमेंट को एडमायर कर रहे हैं, हम उन्होंने जो इम्पैक्ट किया है अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में उस चीज़ को एडमायर कर रहे हैं। हम उनकी फ़िज़िकल ब्यूटी तो सिर्फ हम उसकी फ़िज़िकल एक्सटर्नल ब्यूटी पे फोकस नहीं कर रहे हैं। एंड देन द फ्रेंड विल से कि येस नाउ आई रियलाइज कि जो ब्यूटीफुल पर्सन होता है उसकी ब्यूटी स्किन डीप नहीं होती है, इट इज़ फ्रॉम दिस इनर हार्ट। And then you will agree, and that is how the conversation will end. So your duty is to talk about the actual beauty, and your friend will be talking about external beauty, and then you will be explaining your viewpoints. Okay. You are a blogger who loves to record travel stories. You recently visited a picturesque location and you were enamored by its beauty. Pen down the post for your blog giving vivid descriptions of the natural beauty of this place. Supplement your writing with Keith's ideas about beauty. तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपने अपना कोई ट्रैवल स्टोरी को बताना है, यूज़ करना है टू डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस यूजिंग कीट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्यूटी। कीट्स ने ब्यूटी को कैसे डिस्क्राइब किया है, उस डिस्क्रिप्शन को यूज़ करते हुए आपने अपने टूर विजिटेड प्लेस को डिस्क्राइब करना है। अब आपने किस बारे में बात करना है, आप बताओगे कि जब आप उस जगह पे गए तो आपको वो पिक्चरस लोकेशन जो थी वो ऐसे लगा दैट इट वाज राइट आउट ऑफ अ फेरी टेल। उसके जो एन्चांटिंग लैंडस्केप्स थे, उसका इट शोड यू द मैग्निफिसेंस, द शेयर मैग्निफिसेंस ऑफ नेचर। जो नेचर के वाइब्रेंट ह्यूज थे, जो उसकी डेलिकेट डिटेल थी, दिस मेड this made Keith's idea of beauty echo in your mind, that a thing of beauty becomes a joy forever. जो रोलिंग हिल्स थे, जो लश ग्रीन कारपेट्स थे, विच स्ट्रेच्ड as far as the eye could see। आपने याद होगा जब 10th में चैप्टर पढ़ा था टी फ्रॉम असम, उसमें भी ब्यूटी ऑफ द माउंटेन्स ऑफ द टी गार्डन्स डिस्क्राइब्ड है। तो अगर आप इस तरह की कोई ब्यूटी को यूज़ करके, कीट्स की डिस्क्रिप्शन को यूज़ करके अपनी जगह को डिस्क्राइब करते हो, देन यू विल गेट फुल 5 मार्क्स। यू कैन टॉक अबाउट द मेडोज विद द वाइल्ड फ्लावर्स डांसिंग इन द सन। उनके जो पेटल्स थे कितने ब्यूटीफुल कलर्स के थे, एंड दे वर इन हार्मनी विद द नेचर। जेंटल ब्रीज चल रहा था, जो ट्रीज थे दे वर अफोर्डिंग शेड, राइट? You were tired, and the trees, the majestic trees, offered a great shade. The light breeze made it a very pleasant experience. वहाँ पे जो रिवर बह रही थी, it was pristine. उसके waters crystal clear थे, and they were reflecting the blue sky above. Blue के लिए word azure भी use होता है, but if you can remember it, otherwise you can simply say the blue sky above. जो बर्ड सॉन्ग है उसकी मेलोडी, उसमें एक एकम्पनीमेंट करके एक ब्यूटीफुल सिम्फनी बन गई थी, एंड ऑल दीज थिंग्स अपलिफ्टेड योर स्पिरिट। जैसे जैसे आप माउंटेन पे ऊपर जाते गए, द व्यू दैट द माउंटेन्स अफोर्डेड वाज रियली ब्रेथ टेकिंग। एक वाटरफॉल था, इट वाज कैस्केडिंग लाइक अ सेलेस्टियल वेव। उसके स्पार्कलिंग ड्रॉपलेट्स जो थे वो सनलाइट में ग्लिटर हो रहे थे। अगेन ट्रीज की स्विंग, ब्रीज चलना, जो बर्ड सॉन्ग होता है, दे ऑल क्रिएटेड अ सिम्फनी ऑफ सेरेनिटी। देन कीट्स के जो बिलीव था कि ब्यूटी कुड बी फाउंड इवन इन द डार्केस्ट कॉर्नर्स ऑफ लाइफ, उसी तरह से वो उसकी उन वर्ड्स की सच्चाइयों के अपने आसपास देख रहा था। क्योंकि ये जो माउंटेन था, इट वाज अमिड्स रग्ड क्लिफ्स। जो रग क्लिफ्स होती हैं, क्लिफ्स दे आर वेरी डेंजरस। उसमें ना आपको मतलब उनकी एक स्टार्क ब्यूटी होती है, एक रगड ब्यूटी होती है। जो केव्स होते हैं वो बड़े अनइनवाइटिंग से नज़र आते हैं, बट
उनका अपीयरेंस आपको अट्रैक्ट करता है। तो इन ये सब चीज़ें इन सब चीज़ों के आसपास आपको ब्यूटी नज़र आती है। इन सब चीज़ों में यू डिस्कवर अ हिडन गार्डन जिसमें बहुत सुंदर ब्लॉसम्स, फ्लावर्स हों, उनकी खुशबू, उनका फ्रेग्रेंस जो है वो विंड के साथ मिल गया हो। तो इट क्रिएटेड अ सेंसरी एक्सपीरियंस फॉर यू। तो आप इस तरह से यूजिंग ऑल द facets of nature, combining it with Keats' poem that beautiful things will always provide joy. You find beautifuls in the least likely places. जितना आसपास भी आपके नेगेटिविटी हो बट उसमें भी आपको कोई ब्यूटीफुल थिंग इंस्पायर करेगी। तो ये सारी चीज़ों को यूज़ करके यू कैन डिस्क्राइब द प्लेस दैट यू आर राइटिंग इन योर ब्लॉग। Okay, next question. Imagine that John Keats meets someone who is feeling sad. What advice would he give to such a person? State any one feature of beauty from a thing of beauty and relate the advice to it. तो वो क्या एडवाइस देगा? हमने पोएम में से एक फीचर उठाना है और उस बंदे को, जो बंदा बहुत सैड हो रहा है, वो फीचर को यूज़ करना है उसको बता उसको समझाने के लिए। तो अब यहाँ पे फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट इज़ ब्यूटी इज़ इमॉर्टल। ब्यूटी आपको हमेशा ब्यूटी मिल जाएगी, नो मैटर आप किस डे एंड एज में रह रहे हो, किस सेंचुरी में रह रहे हो। आप जिस मर्जी सेंचुरी में हो, जिस मर्जी डे एंड एज में हो, ब्यूटी आपको मिलेगी ही मिलेगी एंड दैट ब्यूटी विल ऑलवेज गिव यू हैप्पीनेस, विल ऑलवेज मेक यू हैप्पी। सेकेंड क्वालिटी ऑफ ब्यूटी इज दैट ब्यूटी कीप्स गिविंग। उसकी जो ब्यूटी है, उसकी जो लवलीनेस है, वो ऑलवेज इंक्रीज होगी। सो ऑलवेज इन्वेस्ट इन समथिंग दैट यू फाइंड ब्यूटिफुल एंड इट विल ऑलवेज गिव यू रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ जॉय। जो ब्यूटिफुल थिंग्स में आप इन्वेस्ट करोगे तो जब भी आप उनको देखोगे तो आप इतने खुश हो जाओगे कि आपको हमेशा उस चीज़ से जॉय मिलता रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह का हो सकता है, वेदर इट इज़ टाइम और मनी। सपोज यू इन्वेस्ट योर टाइम इन द गार्डन, तो जिंदगी भर के लिए एक ऐसा पैराडाइज क्रिएट हो जाएगा जिसको देखने से आपको हमेशा खुशी मिलेगी। Again, it can be beneficial if you're growing vegetables too, if you're growing fruits too. तो फिर ये गार्डन आपके लिए बेनिफिशियल भी हो जाएगा along with making you feel happy. Then third aspect is beauty can be found in many things. नेचर में बहुत चीज़ें हैं जो हमें ब्यूटी ऑफर करती हैं। गार्डन्स हो गए, ग्रीन प्लेसेस हो गए, ट्रीज हो गए, ह्यूज ट्रीज, स्मॉल फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें दे ऑफर अस ब्यूटीफुल थिंग्स विच अगेन गिव अस पीस एंड जॉय। एंड देन फाइनली ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। सो अगर हम ब्यूटी के साथ कनेक्ट करते हैं तो हम जिस मर्जी सिचुएशन में हो, वी विल ऑलवेज बी हैप्पी। सैडनेस विल नॉट टच अस, वी विल ऑलवेज बी हैप्पी। Next question. How does the concept of a bower quiet align with Keats' idea that a thing of beauty becomes a timeless source of solace and inspiration? बावर क्वाइट का मतलब होता है एक शांत जगह। अब ये शांत जगह किड्स के आइडिया के साथ कैसे रेजोनेट करता है कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमारे लिए टाइमलेस सोर्स ऑफ सोलेस, शांति का एक ज़रिया है, इंस्पिरेशन का एक ज़रिया है। तो इसका आंसर है कि जब हम ब्यूटी को सिंबलाइज कर रहे हैं एज ए ट्रैंक्विल एंड सेक्लूडेड मेंटल स्पेस, तो इसीलिए कीट यूज़ करते हैं टर्म बावर। जो बावर टर्म है ये रिप्रेजेंट करता है एक पीसफुल रिट्रीट विच इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाय नेचर। इसका इम्प्लीकेशन है दैट व्हेन वी एनकाउंटर थिंग्स ऑफ ब्यूटी, दे क्रिएट एन इंटरनल सैंक्चुरी विद इन द इंडिविजुअल। हमारे अंदर एक ऐसी सेफ जगह क्रिएट करता है जहाँ पे हम रिफ्लेक्ट करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो हमेशा हमें खुशियाँ मिलेंगी। बावर क्वाइट एक मेटाफोरिकल रिफ्यूज है, राइट? डायरेक्टली नहीं बोला गया कि ये रिफ्यूज है, इसको मेटाफर की तरह एक रिफ्यूज बताया गया है। रिफ्यूज फॉर व्हाट? अ सरीन स्टेट ऑफ माइंड। हमारे को वो बावर क्वाइट में जाके जो हमारा मन है वो शांत स्टेट में चला जाएगा। जो ब्यूटी है, वेदर नेचर की ब्यूटी है, वेदर आर्ट की ब्यूटी है, ये हमेशा सोलेस ऑफर करती है, इंस्पिरेशन ऑफर करती है, ट्रैंक्विलिटी ऑफर करती है
और ये जो सोलेस, इंस्पिरेशन, ट्रैंक्विलिटी है, ये अनएंडिंग है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए जो बाबर क्वाइट है वो ब्यूटी के साथ, ब्यूटी एज अ टाइमलेस सोर्स ऑफ जॉय, इंस्पिरेशन के साथ कीट्स ने इसको अलाइन किया है, एक जगह पे इकट्ठे किया है। The next competency based question will be concerning an extract. There are a few questions related to the same extract, so we'll be doing those competency questions now. So the extract is: gains the hot season, the mid forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. All lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heaven spring. तो अब इस एक्सट्रैक्ट के ऊपर बेस करके हमारे को बोला गया है टू कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। तो have heard is an alliteration. The her sound is repeated. So which phrase is an oxymoron? So the right answer is mighty dead. Mighty का मतलब होता है very powerful and dead का मतलब होता है helpless. तो ये दोनों ही चीजें true हैं and therefore it's an oxymoron. An oxymoron is a literary device. इसमें जो दो opposites को as a phrase use किया जाता है and both the opposites are true. They describe the same thing. So therefore mighty dead is an oxymoron. Second question from the extract. Which of these best indicates the phrase mid forest break? Mid forest break को describe करने के लिए इन चारों options में से best option क्या है? Does the mid forest break refer to a hidden pond, to a mass of shrubs, to a canopy of trees or to a sparkling stream? तो hidden pond और sparkling stream तो 100% नहीं है। जो कैनोपी ऑफ ट्रीज हैं वो अचानक से नहीं मिलेंगी, वो दूर से हमें नजर आ जाएंगी। सो द राइट आंसर इज मास ऑफ श्रब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट विच ऑफ दीज ब्रिंग जॉय टू ह्यूमन लाइफ? शेडी ट्रीज, डिलाइटफुल ड्रिंक्स, फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, चेंजिंग सीजन्स, एन्चांटिंग स्टोरीज। तो यहाँ पे जो टू ऑप्शन है वो 100% रॉन्ग है। शेडी ट्रीज हो सकता है, फ्रेग्रेंट फ्लावर्स हो सकता है, चेंजिंग सीजन्स हो सकता है, एन्चांटिंग स्टोरीज हो सकता है, बट डिलाइटफुल ड्रिंक्स नहीं हो सकता है। तो उसके हिसाब से हमारा जो डी ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाता है। बट द अदर ऑप्शंस ए, बी एंड सी, उसमें कंफ्यूजन डेवलप हो जाती है कि यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सारे ही ऑप्शंस हमें राइट लग रहे हैं। हाउ डू वी डिसाइड विच इज़ द राइट ऑप्शन? अब ये कंफ्यूजन क्यों हुआ है? बिकॉज वी आर टेकिंग द पोएम इन इट्स एंटायरिटी। हमें पोएम के हिसाब से आंसर करना है और अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। जब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है तो हमें सिर्फ एक्सट्रैक्ट को कंसिडर करना है। तो उसके हिसाब से fragrant flowers and enchanting stories are the only two things mentioned in the extract. ना तो यहाँ पे shady trees हैं, ना ही यहाँ पे changing seasons की बात हो रही है। तो first, second and fourth option गलत होगा। The right options are 3 and 5. So the right answer is B option. Next question is, complete the given sentence appropriately. When the poet mentions an endless fountain of immortal drink, he is referring to, the answer is very clear, हमने पूरे अभी तक यही पढ़ा है, the eternal joy that beautiful things give us, or the everlasting joyful things that the things of beauty bring to us. The next question on the extract is, choose the correct option with reference to the two statements given below. First statement, beautiful things are blessings from the divine. Second statement, beauty is an outcome of imagination. अब ब्यूटिफुल थिंग्स आर ब्लेसिंग्स फ्रॉम द डिवाइन, ये हमारे को लास्ट टू लाइन्स ऑफ द एक्सट्रैक्ट में मिल जाता है। बट द सेकेंड स्टेटमेंट, ब्यूटी इज एन आउटकम ऑफ इमेजिनेशन, ये पूरे एक्सट्रैक्ट में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। अब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर हम चारों ऑप्शंस देखेंगे तो वी फाइंड दैट ए ऑप्शन, ओनली वन कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, इज द राइट आंसर। सी में कहा गया है बोथ कैन बी इन्फर्ड, डी में कहा गया है नाइदर वन और टू कैन बी इन्फर्ड, तो सी और डी तो पूरे रॉन्ग हो जाते हैं।
अगेन बी ऑप्शन में बोला गया है only two can be inferred, which is completely wrong. So the right answer is option A, where only one statement one can be inferred. Okay, the next question is which of these best describes the tone of the poet in the given extract? Nostalgic, generous, passionate और contemplative. Nostalgic का मतलब होता है आप past happiness को याद करते हो and you feel sad. यहाँ पे पोएम में बिल्कुल भी कोई पुरानी बात को याद करके सैडनेस नहीं फील हो रही है, सो ए ऑप्शन गलत है। जेनरस का मतलब होता है वेयर यू आर बेनेवलेंट। अगेन देर इज नथिंग रिगार्डिंग बेनेवलेंस इन द एक्सट्रैक्ट गिवन, सो बी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। अब सी पैशनेट हो सकता है या डी कॉन्टेम्पलेटिव हो सकता है। यहाँ पे पैशन की बात नहीं हो रही है, बल्कि वो सोच रहा है, वो कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, वो पॉन्डर कर रहा है। सो द राइट आंसर इज डी कॉन्टेम्पलेटिव। कॉन्टेम्पलेटिव का मतलब होता है गहरी सोच में जाकर अपनी फीलिंग्स को बताना, सो दैट इज कॉन्टेम्पलेटिंग। ओके, अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं दे हैव ऑलरेडी आइदर बीन डिस्कस्ड और दे आर फैक्चुअल क्वेश्चंस, या ऑलरेडी उनको पूछने का तरीका चेंज हुआ है बट द आंसर इज द सेम। तो मैंने आंसर्स नहीं लिखे हैं, आई जस्ट डिस्कस द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी टू थिंग्स विच कॉज पेन एंड सफरिंग। तो ये मैं बता चुकी हूँ रिविजन में। यू नो, लैक ऑफ नोबल नेचर्स, इल हेल्थ, आप बीमार होते हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं दे कॉज पेन एंड सफरिंग। सेकेंड क्वेश्चन, गिव रीजंस टू जस्टिफाई व्हाई द पोएट एसोसिएट्स ग्रैंडियर विद द माइटी डेड। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो माइटी डेड होते हैं उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में बहुत ग्रैंड अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, और इसीलिए उनके मरने के बाद उनकी जो टेल्स हैं वो कोई भूलेगा नहीं, वो हमेशा इंस्पायर करेंगे हमें, एंड दैट इज़ वाई हम उनके डेथ के साथ ग्रैंडियर को एसोसिएट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डू यू थिंक मैन वुड सफ़र इन द एब्सेंस ऑफ ब्यूटी। अगर ब्यूटीफुल थिंग्स नहीं होंगी, हाउ विल वी बी इंस्पायर्ड। अगर ब्यूटीफुल थिंग्स नहीं होंगी तो जो हमारे आसपास की बुराइयां हैं, पेन है, सफरिंग है, उसको एलिविएट कैसे किया जाएगा। मैन तो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो इसीलिए अगर ब्यूटीफुल थिंग्स नहीं होंगी तो इंसान की जो सफरिंग है वो 1000 गुना बढ़ जाएगी। देयर विल बी नो सोलेस इन अ पर्सन's लाइफ। Fourth question, beauty is best left undefined. Support with reference to the poem A Thing of Beauty. Beauty is limitless, it is vast, it cannot be limited to any one definition. Beauty is subjective. हर इंसान के लिए beauty का अलग मतलब है, तो इसीलिए beauty को define करना ही नहीं चाहिए. We should only enjoy beauty. Next question, what image does Keats use to describe the bountiful bounty of the earth? तो वो बहुत सारे expressions ले रहा है, an everlasting source of joy, the shady trees, the mid forest break. ये सारी जो images हैं they are describing the beautiful bounty of the earth. द कूलिंग कवर्ट, ये मतलब पोएम में जो जो रेफरेंस टू ब्यूटीफुल थिंग्स इन नेचर दिया है, दे आर ऑल द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ। Next question is, do we experience things of beauty only for a short moment, or do they leave a lasting experience on us? No, we experience beauty, मतलब चीज़ जो हम देख रहे हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए हो सकता है, बट जो वो एक्सपीरियंस होता है वो एवर लास्टिंग होता है। वी कैन नेवर फॉरगेट द जॉय। वो जॉय जो है वो हर पल बढ़ता जाएगा। इट विल क्रिएट अ बावर क्वाइट फॉर अस, इट विल गिव अस गुड हेल्थ. So it is not, the things of beauty do not give joy only for a short period, but they leave a lasting experience on us. Next question is, how does a thing of beauty provide shelter and comfort? It is giving us a bower, it is giving us a bower in our heart, एक स्पेशल एरिया, एक सेंचुरी हमारे दिल में बनाता है, जिसके कारण जब भी कोई तकलीफ आए, जब भी हमारे फीलिंग्स टर्मोइल में हो, तो हम उस क्वाइट सेंचुरी में जाकर अपनी ब्यूटीफुल थिंग्स के साथ को रिलेट कर कर हम अपने दुख, अपनी तकलीफ़ों को भूल जाते हैं.
and in this way, the beautiful things provide shelter and comfort to us. Next question, what pleasure does a beautiful thing give us? Are beautiful things worth treasuring? So beautiful things के लिए वो हमें बता रहे हैं, it's giving us a bower, it's giving us a quiet bower, a sleep full of sleep dreams, health, a quiet breathing. तो ये सारी चीज़ें beautiful things हमारे लिए करती हैं, हमारे को एक सेंचुरी देती हैं, एक पीसफुल प्लेस देती हैं। एंड क्या ब्यूटीफुल थिंग्स को ट्रेजर करना चाहिए? यस, 100%। अगर ब्यूटीफुल थिंग्स को हम ट्रेजर नहीं करेंगे तो हमारी जो लाइफ है इट विल बी फिल्ड विद सैडनेस एंड डिप्रेशन, राइट? वी विल नॉट फाइंड सोलेस एनीवेयर। सो ब्यूटीफुल थिंग्स and investment in beautiful things will always create a peaceful sanctuary for us. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी डू फॉर अस? तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ ही रेजोनेट कर रहा है। What is the endless fountain and what is its effect? The everlasting beautiful things are, the beautiful things are an everlasting source of joy and they have been compared to an endless fountain. और इसका effect होता है that they will always provide a bower quiet for us. They will never pass into nothingness. हमारे को immortal बना देंगे, हमारे happiness को immortal बना देंगे। Next question, a thing of beauty is a joy forever. This is what John Keats says in the poem. Do you think in the present times of acute stress and violence, proximity to beautiful things can lead man to everlasting happiness? Discuss. अब ये आप for और against दोनों बोल सकते हो. I would go for because poem का theme ही ये है कि जो beautiful things हैं वो हमारे को sorrow depression से बाहर निकालते हैं. So going with the theme, yes, in the present times of acute stress and violence, proximity to beautiful things can lead man to everlasting happiness. जब हम beautiful things से surrounded होंगे तो हम लोगों की noble natures की कमी के ऊपर ponder नहीं करेंगे, जो हमारी लाइफ में दुख और तकलीफ़ें हैं हम उनके ऊपर पॉन्डर नहीं करेंगे। जब हम लोगों की बुराइयों पे पॉन्डर नहीं करेंगे तो हम उनसे अफेक्ट नहीं होंगे, हम खुद बुरे नहीं बनेंगे। अगर हम खुद बुरे नहीं बनेंगे तो हम हमेशा खुश रहेंगे। सो इन दिस वे यू कैन डिस्कस योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कीट्स नेचर हैज़ अ पॉजिटिव सब्लिमेटिंग इफेक्ट ऑन द माइंड्स ऑफ ह्यूमंस, डिस्कस। सो यस, सब्लिमेटिंग इफेक्ट का मतलब होता है शांत करने वाला इफेक्ट। तो नेचर हमेशा हमें शांत करता है। हम जितने मर्जी टर्मोइल में हों, जितने मर्जी दुखी हों, जितने मर्जी परेशान हो, एंशियस हों, वरिड हों, हम जब भी नेचर में का हिस्सा बनते हैं, नेचर में जाते हैं, जब हम शांति से स्काई के नीचे बैठते हैं, वी ऑलवेज फाइंड जॉय। So yes, nature has a positive sublimating effect on the minds. Last question is, a thing of beauty is a joy forever. This is what Keats says in the poem. Again, I think this question is repeated, so I'll not discuss it. So with this, I come to the end of my video. I hope that ये competency questions और मेरे explanation ने आपके मतलब आपको ज़्यादा chapter समझने में और अपने board exams की तैयारी में help किया होगा. I hope that you will be encouraged to share the video with your friends, with your students, and if possible also with other teachers and colleagues. Thank you so much for your valuable time. Do consider subscribing to the channel and liking the video. Thank you so much.